गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम यह स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका लेसन फर्स्ट, जनसंचार माध्यम। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनसंचार किसे कहते हैं? आज के युग में संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वस्तुतः संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों या भावनाओं को आदान प्रदान करता है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। टेलीफोन, तार या बेतार के माध्यम से मौखिक या लिखित संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। उन्हें भी संचार कहा जाता है। सुप्रसिद्ध संचार शास्त्री विल्बर श्रेम ने संचार की परिभाषा देते हुए कहा है, संचार अनुभवों की साझेदारी है। संचार में एक, दो या अथवा कुछ ही लोगों के अनुभवों की साझेदारी नहीं होती। इसमें लाखों हजारों के बीच होने वाले जनसंचार को भी काउंट किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सूचनाओं तथा भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार कहलाता है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने में सहायता करने वाले साधनों एवं तरीकों को संचार माध्यम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संचार के प्रमुख तत्वों का सार रूप में उल्लेख कीजिए। कहा जा चुका है कि संचार एक प्रक्रिया है, तो इसका अभिप्राय है कि प्रक्रिया में कई तत्वों या चरणों का योगदान रहता है। यहाँ हम उनमें से कुछ प्रमुख तत्व लेते हैं। नंबर 1, स्रोत या संचारक या व्यक्ति। जब कोई संचारक या स्रोत एक उद्देश्य के विशेष के साथ अपने विचार, संदेश, भावना को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, तब संचार प्रक्रिया का आरंभ होता है। प्रश्न पॉइंट 2, कूटीकृत इनकोडिंग भाषा। जब संचारक या स्रोत अपने संदेश या भाव को दूसरों तक पहुंचाता है, तो उसे भाषा या गतिविधि की आवश्यकता होगी। व्यक्ति अपने संदेश को भाषा द्वारा पहुंचाता है, अतः संचार की प्रक्रिया का यह दूसरा चरण है। इसलिए संचारक का भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, तभी वह अपने प्रभावपूर्ण भाव को व्यक्त कर सकेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि संचार का दूसरा तत्व भाषा या माध्यम है। पॉइंट नंबर 3, संदेश। संचार प्रक्रिया का तीसरा चरण है संदेश। संचार का यही तत्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के लिए दूसरे प्रयास किए जाते हैं। किसी भी संचारक का मुख्य उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना भी होता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि संचार अपने संदेश को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हो। पॉइंट 4, माध्यम, चैनल। हमारे पास संदेश और भाषा दोनों हैं, किंतु हमारी समस्या यह है कि हम उसे प्राप्तकर्ता तक कैसे पहुंचाएं। यदि प्राप्त करने वाला हमारे सामने है तो संदेश पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, और यदि प्राप्त करने वाला दूर है तो निश्चित रूप से हमें उस संदेश को पहुंचाने का कोई साधन अवश्य ढूंढना होगा। आज वैज्ञानिक मानव ने टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट आदि, फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों का आविष्कार कर लिया है, जिसके माध्यम से हम आसानी से संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। रिसीवर, प्राप्तकर्ता। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश का कूट वाचन, उसकी डिकोडिंग करता है। प्राप्तकर्ता भाषा के चिन्हों के अर्थ निकालता है। अतः स्पष्ट है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड भाषा चिन्हों से परिचित होना आवश्यक है। फीडबैक। कहा जा चुका है कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि वह ही संदेश का अंतिम लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता एक समूह, एक संस्था या विशाल जनसमूह हो सकता है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं। फीडबैक से हमें यह पता चल जाता है कि संचार में कोई बाधा तो नहीं आ रही है। फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और संचार की प्रक्रिया को इस प्रकार आगे बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 7, शोर या बाधा। संचार की प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस बाधा को नॉइस कहते हैं। कोई भी शोर कई प्रकार का होता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर के कारण प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच सकता। अतः सफल संचार प्रक्रिया के लिए शोर को हटाना या कम करना नितांत आवश्यक है। संचार प्रक्रिया को हम इस प्रकार देख सकते हैं। शोर, संचारक या स्रोत, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता और फिर फीडबैक। प्रश्न नंबर 3, संचार के कितने प्रकार होते हैं? उदाहरण दीजिए। संचार एक जटिल प्रक्रिया है। इसके कई रूप व प्रकार हैं। संचार के विभिन्न रूप व प्रकार एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं। संचार के विविध रूपों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, सांकेतिक संचार। जब हम अपना कोई संदेश सामने वाले व्यक्ति को संकेत करते हैं तो उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। जब हम अपने मित्र को इस संकेत से बुलाते हैं तो उसे सांकेतिक संचार कहा जाता है। मौखिक संचार। जब हम किसी को नमस्कार कहते हैं और साथ ही हथेलियां जोड़कर प्रणाम का संकेत करते हैं तो उसे मौखिक संचार कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, अमौखिक संचार। संचार ऊपर के संचार में नमस्कार या प्रणाम शब्द का उच्चारण मौखिक है, किंतु हथेलियां जोड़कर या हाथ जोड़कर क्रिया करना यह मौखिक के साथ साथ संचार की अमौखिक क्रिया भी है। कहने का अर्थ यह है कि मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अंततः व्यक्तित्व संचार। जब हम अपने आप से बातें करते हैं अथवा कुछ सोच रहे होते हैं या कोई योजना बना रहे होते हैं तो यह एक प्रकार का संचार ही होता है। इसमें संचारक, संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। अतः व्यक्तित्व संचार इसे ही कहते हैं। हम पहले अपने मन में सोचते हैं, फिर किसी दूसरे से संवाद करते हैं। किसी विषय पर सोच विचार करना या विचार मंथन करना ही अंतर्व्यक्तित्व संचार है। अंतर व्यक्तित्व संचार। जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने कोई संचार करते हैं तो उसे अंतर व्यक्ति संचार कहते हैं। इस संचार का सबसे बड़ा लाभ है इसमें फीडबैक तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को इसी संचार के माध्यम से पूरा करते हैं। व्यक्तिगत जीवन की सफलता में अंतर व्यक्तित्व संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समूह संचार। जब हमने जितने भी संचार रूपों का वर्णन किया है उनमें व्यक्ति की ही प्रधानता थी, किंतु समूह संचार में आपस में विचार विमर्श करता है या चर्चा करता है। कक्षा में हम जो कुछ कहते हैं वह एक या दो विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि पूरी कक्षा के लिए होता है। इसी प्रकार में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है तो उसे भी समूह संचार ही कहा जाता है। गांव की पंचायत या समिति में भी लिए गए या दिए गए निर्णय समूह संचार में आते हैं। समझो? प्रश्न नंबर 4, संचार के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। संचार की हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोगिता है। संचार के निम्नलिखित कार्य हैं।
संचार का उपयोग हम दैनिक जीवन की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए करते हैं। जीवन में कुछ सूचना प्राप्त करवाने का कार्य भी संचार ही करता है। सूचना प्राप्ति व सूचना देने के कार्य में भी संचार की प्रमुख भूमिका रहती है। नियंत्रण की प्रक्रिया में भी संचार प्रमुख कार्य करता है। संचार के द्वारा हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। अभिव्यक्ति संचार का अन्य प्रमुख कार्य है। संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भी करते हैं। सामाजिक संपर्क बढ़ाने का कार्य भी संचार बखूबी करता है। व्यक्ति अपनी संचार कौशलता के बल पर ही सामाजिक संबंध एवं सामाजिक संपर्क बढ़ाता है। समस्याओं के समाधान हेतु भी हम संचार का ही प्रयोग करते हैं। हम किसी वस्तु या विषय या संदेश के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को संचार के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं। जब हमें कोई संदेश मिलता है तो हम उस सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम के लेसन फर्स्ट के 4 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर नोटबुक पर राइट करेंगे। थैंक्स।